ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान पर जीत का ट्रंप और नेतन्याहू का सपना अब एक अंतहीन संकट बन चुका है? अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर का गिरना साबित करता है कि ईरान को दबाना इतना आसान नहीं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे की इस जंग में आखिर अमेरिका और इजराइल से कहां चूक हो गई? क्या ट्रंप और नेतन्याहू इतिहास का सबसे पुराना सबक भूल गए कि युद्ध शुरू करना आसान है, खत्म करना नहीं? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व में चल रहे उस बड़े संकट की जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के हवाले से ये बात सामने आई है कि ईरान को पटखनी देना डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। दोनों नेताओं का आकलन गलत साबित हुआ और अब हालात पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की कहानी क्या है और ये रणनीति कहां नाकाम होती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का मानना है कि ईरान पर जीत हासिल करने से पूरा मध्य पूर्व बदल जाएगा। ये क्षेत्र बदल तो रहा है लेकिन उस तरह नहीं जैसा इन दोनों नेताओं ने सोचा था। सच यह है कि इस्लामी गणराज्य ईरान पराजित नहीं हुआ, अब एक खतरा, एक लंबे, थकाऊ और स्थायी संकट बन गया। ये संकट ऐसा है कि कभी सीधे युद्ध में बदल जाता है, कभी युद्ध के दायरे से बाहर निकल जाता है। ईरान के शासन को हराना ट्रंप और नेतन्याहू की सोच से कहीं ज्यादा कठिन साबित हो रहा है। उनका आकलन पूरी तरह गलत था और अब नतीजों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं बचा। ईरान द्वारा अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराना इस बात का सबसे ताजा उदाहरण। ये एक और ऐसी घटना है जो दुनिया को याद दिलाती कि ईरान के शासक अब भी अमेरिकियों को बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। ईरान इस युद्ध के विजेता बनकर निकलने की अपनी संकल्प से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के लिए जीत का सीधा मतलब है उनका अपना अस्तित्व पर बने रहना, उनकी बढ़ी हुई प्रतिरोधक क्षमता। इसके साथ ही रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने नियंत्रण को मान्यता दिलाना भी इस ईरान का मुख्य मकसद है। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके जनरल अपाचे हेलीकॉप्टर के नुकसान पर अपनी प्रतिक्रिया को संतुलित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वे इस तरह कदम उठा रहे हैं कि जिससे साफ तौर पर नजर आए कि उन्हें दबाया नहीं जा सकता, लेकिन साथ ही धीमी और अब तक नाकाम रही कूटनीतिक प्रक्रिया की संभावना भी बची रहे। ट्रंप इस समय ईरान के साथ एक समझौते पर दाव लगा रहे हैं। वे चाहते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जा सके और बड़े मुद्दों पर लंबी अवधि की बातचीत शुरू हो। इस बातचीत की शुरुआत ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार और उसके व्यापक परमाणु कार्यक्रम से होनी है। अमेरिका में इस युद्ध को पसंद नहीं किया जा रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे वो अपनी जीत के रूप में दुनिया के सामने पेश कर सकें, लेकिन ये एक बेहद कठिन चुनौती साबित हो रही है। ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक पुराना सबक सीख रहे हैं। जब से इंसानों ने युद्ध की कला और अभिशाप को खोजा है, तब से नेताओं को ये पता चला है कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे साफ सुथरी जीत के साथ खत्म करना कहीं ज्यादा कठिन होता है। जब फरवरी के आखिरी दिन उन्होंने अपने देशों को ईरान के साथ युद्ध में झोंका था तो दोनों नेताओं ने वीडियो बनाया, बयान जारी किया। उनके शब्दों से साफ झलक रहा था कि कोई ऐतिहासिक बदलाव आने वाला। ऐसा लग रहा था कि वो शासन जिसने 1979 में शाह के तख्तापलट के बाद से ईरान पर राज किया था, अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। सुबह के शुरुआती घंटों में फ्लोरिडा स्थित अपने रिजॉर्ट मार-ए-लागो में ट्रंप ने जनवरी में ईरान के विरोधियों से किए गए वादों को दोहराया था कि मदद रास्ते में। ट्रंप ने कहा था कि आज रात में ईरान के महान और स्वाभिमानी लोगों से कह रहा हूं कि आपकी आज़ादी का समय आ चुका है। सुरक्षित रहें और अपने घर से बाहर ना निकलें। बाहर बहुत खतरा है और हर जगह बम गिरेंगे। ट्रंप ने आगे कहा था कि जब हम अपना काम खत्म कर लेंगे तो अपनी सरकार पर कब्जा कर लीजिए, वो आपकी होगी। ये शायद आपके लिए कई पीढ़ियों में मिलने वाला एकमात्र मौका है। अगली सुबह तेल अवीव के मध्य में स्थित इजराइल के ऊंचे रक्षा मंत्रालय भवन कीरिया की छत पर धूप में खड़े होकर नेतन्याहू ने अपना संबोधन रिकॉर्ड किया था। ट्रंप की तरह उन्होंने भी ऐसे ही बात की जैसे उनकी जीत तय हो।
नेतन्याहू ने कहा था कि सेनाओं का ये गठबंधन हमें वो करने की क्षमता देता है जिसकी मैं 40 साल से कामना कर रहा हूं, यानी आतंकवादी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना। मैंने यही वादा किया था और हम यही करेंगे। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नेतन्याहू ने हमेशा यही कहा कि इजराइल के लिए असली खतरा ईरान से है, ना कि फिलिस्तीनियों से या अपने अरब पड़ोसियों से। उन्होंने दूसरी अमेरिकी राष्ट्रपतियों को भी ईरान पर हमला करने के लिए साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन तब वे असफल रहे थे। ट्रंप अलग थे। हमास के 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करने के बाद से, यानी 2 साल से अधिक समय से, नेतन्याहू इजराइल के लोगों से कहते रहे हैं कि अमेरिकी की मदद से उनकी सेना की ताकत दुश्मनों को परास्त कर देगी और एक अधिक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य लेकर आएगी। उनके अनुसार हर चीज का जवाब ताकत थी, ना कि कूटनीति। नेतन्याहू का अंदाज पहले ऐसा था जैसे उनका समय आ गया। इसके विपरीत जब सोमवार को ट्रंप ने उन्हें बेरूत पर हमला करने की योजना रद्द करने को कहा और वो कैमरों के सामने आए, तो इजराइल के प्रमुख अखबार के स्तंभकार बेन कास्पिस ने लिखा कि वे एक फुस हो चुके गुब्बारे जैसे दिख रहे हैं। कास्पिस प्रधानमंत्री के सबसे मुखर आलोचनाओं में से एक है। ट्रंप को ईरान में बहुत जल्द जीत की उम्मीद थी। उन्होंने खुश होकर देखा था कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया, उन्हें न्यूयॉर्क की जेल में डाल दिया और काराकस में अपने अनुकूल एक उत्तराधिकारी को स्थापित कर दिया। ट्रंप के हिसाब से ये किताब में दर्ज करने जैसा शासन परिवर्तन था, तो जो इराक और अफगानिस्तान में उनके पूर्ववर्तियों की ओर से लड़े गए अंतहीन युद्धों से कहीं बेहतर था। ईरान इस सूची में अगला देश था। अब दोनों नेता सोच रहे होंगे कि गलती कहाँ हुई। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और इजराइल मध्य पूर्व की महाशक्ति है। ट्रंप और नेतन्याहू ने देखा था कि ईरान का शासन प्रतिबंधों, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार से पैदा हुआ आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इजराइल ने ईरान के सहयोगियों गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया था। उसका दूसरा अहम सहयोगी बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति पद से हटाया जा चुका था और वो मास्को भाग गए थे। जनवरी में ईरानी शासन ने अपने खिलाफ हुए बड़े प्रदर्शनों को हजारों ईरानी नागरिकों को मारकर कुचल दिया था। इन सब बातों को देखकर उन्होंने इस्लामी शासन की दृढ़ता, निर्दयता और चालाकी को बहुत कम आंका। उनको पूरा यकीन था कि ईरान के सर्वोच्च नेता और उनके सबसे करीबी सहयोगियों को मारने से शासन भीतर से ढह जाएगा। उन्होंने उस शासन के खिलाफ सैन्य ताकत के प्रभाव को बहुत ज्यादा आंका, जो लगभग 50 साल से बार बार खबरों का सामना करता रहा। ईरान ने युद्ध खुद को हमले झेलने के काबिल बनाया और राष्ट्रीय सुरक्षा की ऐसी सोच गढ़ी कि जिसे उसके धार्मिक वैचारिक विश्वास मजबूती देता है। इस जंग से अमेरिकी के सहयोगी खाड़ी के तेल उत्पादक देश यूएई और बहरीन भारी नुकसान झेल रहे हैं। ये केवल पेट्रोकेमिकल्स और उनके उप उत्पाद जैसे उर्वरक से होने वाली आय का नुकसान नहीं है। इन देशों ने अपना पूरा भविष्य खाड़ी में स्थिरता और अरबों डॉलर के कारोबार पर टिका रखा था। संभावित निवेशक और पर्यटक अब देख रहे हैं कि यह युद्ध उस सुंदर दृष्टि को एक मृग तृष्णा में बदल रहा है। ईरानी शासन का मानना है कि अपने अस्तित्व की रक्षा करने के और जिस आसानी से उसने हार्मुज स्ट्रेट बंद करके और खाड़ी के अपने अरब पड़ोसियों पर हमला करके विश्व अर्थव्यवस्था का गला दबाया, उसे अमेरिकी और इजराइल के खिलाफ लंबी अवधि की प्रतिरोधक क्षमता में बदला जा सकता है। वे लोग जिन्होंने इजराइल और अमेरिका की ओर से मारे गए ईरानी नेताओं की पुरानी पीढ़ी की जगह ली है, वैचारिक रूप से अपने पूर्ववर्तियों जैसे ही हैं, लेकिन इस संघर्ष में जिसे वे अपने अस्तित्व का सवाल मानते हैं, उनकी जोखिम उठाने की इच्छा कहीं ज़्यादा है। उनका मानना है कि भविष्य में अमेरिका या इजराइल से होने वाले और हमलों को केवल शब्दों से नहीं रोका जा सकता। इसके बजाय वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ईरान पर और हमले बहुत खतरनाक नतीजे लेकर आएंगे। ईरान की रणनीति का एक अहम हिस्सा लेबनान के युद्ध को खाड़ी के युद्ध से जोड़ना है। ईरानी शासन का ट्रंप को साफ संदेश है कि अगर इजराइल लेबनान पर बमबारी जारी रखता है और हिजबुल्लाह को नष्ट करने की कोशिश करता है तो वे किसी भी तरह के समझौते की उम्मीद नहीं कर सकता। हिजबुल्लाह एक मिलिशिया और
राजनीतिक आंदोलन है जिसे ईरान ने 1980 के दशक से इजराइल के खिलाफ अपनी अग्रिम रक्षा पंक्ति के रूप में तैयार किया। बेरूत पर हमला करने की इजराइल की योजना को रोककर इस आधार पर कि एक समझौता जल्दी ही हो सकता है, ट्रंप ने अप्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया कि वो मानते हैं कि लेबनान में जो होता है और खाड़ी में जो होता है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सोमवार को नेतन्याहू ने कहा है कि वो इस अंतर संबंध को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके शब्दों में यह असहनीय और पूरी तरह अस्वीकार था। उनकी समस्या यह है कि ट्रंप अपने हितों और युद्ध खत्म करने की इच्छा को नेतन्याहू के उस संकल्प से ऊपर रखेंगे जिसमें वो युद्ध को तब तक जारी रखना चाहते हैं जब तक ये घोषित ना कर लेंगे कि तेहरान का इस्लामी शासन पंगु हो चुका है। नेतन्याहू ने बेरूत पर नियोजित हमले को रद्द कर दिया, लेकिन तब से इजराइल की सेना IDF दक्षिण लेबनान पर लगातार भारी हमले कर रही है। मार्च में जब हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो ये चेतावनी दी गई थी कि अगर जून तक ये बंद रहा तो वैश्विक आर्थिक परिणाम बेहद गंभीर होंगे। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमला करने से पहले खुला रहा वो अहम जलमार्ग अब भी पूरी तरह बंद है। किसी असाधारण कूटनीतिक सफलता के बिना निकट भविष्य में इसके फिर से खुलने की संभावना बहुत मुश्किल दिखती है। तो मध्य पूर्व में जंग शुरू करना जितना आसान था उसे खत्म करना उतना ही पेचीदा हो चुका है। क्या ट्रंप और नेतन्याहू इस संकट से निकलने का कोई नया रास्ता ढूंढ पाएंगे? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।